हेलो एवरीवन, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज से हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे ताकि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे कवर किए हुए, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग मुझे लास्ट में बताना कितने आपके एमसीक्यू सही हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। यानी कि तांबे का उपयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था। ठीक है, तो इस युग का नाम क्या है? ताम्रपाषाण युग। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तांबे का सबसे पहले उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। ठीक है, और देखो ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता था। शुरू हुआ कब? नवपाषाण युग के बाद ये शुरू हुआ। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का एक भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? कांस्य युग का एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ 2 में पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम में 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। क्या बताना है यहाँ पे कि हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम बताना है आपको। तो बंदरगाह हड़प्पा का इनमें से कौन हो जाएगा? तो लोथल। कहाँ पे? लोथल। ध्यान रखिएगा, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में, और नदी पूछता है कभी कभी कि जो लोथल है वो किस नदी के तट पे स्थित है। तो भोगवा नदी याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, भोगवा नदी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी खोज सन 1955 से 60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बाहर मतलब नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिस डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी जो मूर्ति होती है बच्चों, कांस्य का प्रतिमा बनाने के लिए डैश का तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो किसका इस्तेमाल किया गया था बनाने के लिए डांसिंग गर्ल का मूर्ति? तो आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, मोम लोपी ढलाई। ठीक है, कास्टिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी देखो क्वेश्चन आया वो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा जाता था। तो उस टाइम बच्चों कौन से भाषा क्या था? तो याद रखिएगा हिंदवी। क्या कौन से भाषा था? हिंदवी भाषा था। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला भाषा को हिंदवी कहा जाता था। ठीक है, ये 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने का फारसी शब्द में हिंदू का प्रयोग किया गया। किसका? हिंदू का प्रयोग किया गया, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। देखो बच्चों क्या पूछता है कि हड़प्पा संस्कृति के मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन है जिनको दर्शाया गया, एक है जिसको नहीं दर्शाया गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बाघ का मिलता है, गेंडा का मिलता है, हाथी का भी मिलता है, लेकिन गाय का नहीं होता है। तो काऊ हो जाएगा, गाय पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया। ठीक है, किसको नहीं दर्शाया गया बच्चों? गाय को नहीं दर्शाया गया। इस काल की मोहरें वर्गाकार यानी कि त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मृदालेख दाई से बाईं ओर लिखा जाता था, ये क्वेश्चन बाद में आएगा। और इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता था, लेकिन इसमें गाय का चित्र नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था पूछ रहा है बच्चों, आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे से पीडीएफ लेके आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। क्योंकि सारे स्टेटमेंट में पढ़ाने लगूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी उसको पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलिए तो आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर पे क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो यानी कि 3 स्थल तो आपको पता होगा कि होगा, लेकिन एक स्थल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कालीबंगा है वो तो है, रोपण भी है, लोथल भी है, लेकिन आप लोग पाटलिपुत्र के बारे में, सिंधु सभ्यता में आप लोग कहीं भी पाटलिपुत्र के बारे में पढ़े हो? कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग आंसर कर दीजिएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन को ध्यान से देख के आप लोग समझिएगा, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना एग्जाम में, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है,
देखो, लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि पतन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा व्यर्थकार अग्निवेदिक मिला। रोपण से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, ये सब प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड मिला हुआ है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये तो आता ही नहीं है कहीं। तो मौर्य साम्राज्य की क्या थी? पाटलिपुत्र राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। मोहनजोदड़ो अर्थ होता है क्या इसका? कि माउंट ऑफ द डेड। क्या होता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड। एक और आता है मृत्यु का टीला, इसको बोला जाता है। तो देखो, माउंट ऑफ द डेड आएंगे यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित था। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ पे था? ये सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित था। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृत्यु का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेथ इसको बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वह स्नानागार होते मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ था। बच्चों इसको आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा कहाँ से स्नानागार, ये अन्नागार प्राप्त हुआ था, ये सब भी हम लोग देखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 3 कथन जो है वो गलत है, असत्य है, और 1 कथन सही हो जाएगा। तो देखो, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर लेते हैं कि सिंधु लोग जो थे वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यानी कि इन्होंने क्या किया था? कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था। तो ये सही हो जाएगा। बाकी हम 3 स्टेटमेंट आप लोग देख लेना, ये गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। क्या बोलता है बच्चों की हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? यहाँ पे हम स्टेटमेंट के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखो, लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद के गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये 1955 तथा 1960 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। किनके निर्देशन में? यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, एस.आर. राव। क्या नाम था इनका? एस.आर. राव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व का अवशेष कहाँ मिला था? घोड़े का पूछ रहा है, तो घोड़े का सुरकोटदा लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से कितना भी क्वेश्चन था 11, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में, जो कि हमारा वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक संस्कृति इसको बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन से क्वेश्चन देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता से। क्वेश्चन क्या पूछता है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इस समारोह से क्या तात्पर्य होता है? तो ध्यान रखिए कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जनेऊ धारण कराया जाता है, तो इससे क्या अभिप्राय है इसका? तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13 बच्चों। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गत हुए थे? तो ये हुए थे मुंडक उपनिषद से। कहाँ से हुए थे? मुंडक उपनिषद से हुए थे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। देखो, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई थी। किसकी? टूटी नाव से की गई थी। मुंडक उपनिषद अर्थ वेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। बस इतना ही कुछ ध्यान रखना, इससे बाहर तो वैसे भी नहीं पूछता है कुछ भी। चलिए, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 14 नंबर जो है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाता है बच्चों? तो क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, वेदों के प्रकरण क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में बच्चों। क्या पूछता है यहाँ पे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पे बल देता है तो उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। ये स्टेनोग्राफर का पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, ये उपनिषद पे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखो, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? तो किस देवता को? तो लगा दीजिएगा इंद्र देवता को, ठीक है। देखो, ऋग्वेद के प्राचीनतम वेद में, जिनमें 8 मंडल और कितने सूक्त हैं? तो 8 मंडल है और 1000
28 सूक्त हैं, ठीक है। और देखो एक बात बताती हूँ आपको, बस ना एग्जाम में कभी कभी पूछता है कितने मंडल सूक्त हैं, बाकी यहाँ ध्यान रखने की बात है कि 8 मंडल पे लगा दीजिएगा, 1028 सूक्त है, ठीक है। और इससे बाहर कुछ भी आपका, इससे भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन के साथ में। प्राचीनतम वेद कौन सी है? तो बच्चों वेद कौन कौन सी होती है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद सबसे एंशियंट है, यानी कि सबसे अभी का है, और जो ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऋग्वेद सबसे पुराना क्या है? वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद लगा दीजिएगा। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संवत सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृषद्वैपायन यानी कि वेद व्यास ने किया था। कौन किया था? वेद व्यास ने किया था। ऋग्वेद के काल का संबंध में विद्वानों में मतभेद। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईसा पूर्व से मानते हैं, जबकि याकोली 4500 ईसा पूर्व से या 2500 ईसा पूर्व से। मैक्स मूलर का मत है। ऐसे ऐसे इन लोगों का मानना है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी है बच्चों? सबसे पुरानी वेद तो ऋग्वेद हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। और ये हमारे 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों की निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो कौन से ग्रंथ में आता है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, यानी कि इन सभी में आता है। स्टेनोग्राफर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं 19 नंबर पे। सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो बच्चों आंसर कर दीजिएगा यजुर्वेद के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, बाकी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो बच्चों किस देवता को है? तो सावित्री को। किसको? सावित्री में लगा दीजिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। और एक और क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेखन किया गया है? तो तीसरे मंडल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन मिलेगा वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सी है? प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण पूछ रहा है बच्चों। तो सबसे पुरानी जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सी है? मत्स्य पुराण सबसे पुरानी क्या है बच्चों? पुराण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? क्या पूछता है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे लोअर तृतीय का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए योग वेद जो है वो क्या है बच्चों? ये उपवेद नहीं है, ठीक है। बाकी धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद है, लेकिन योग वेद नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 के साथ में। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो ये किसके देवता है बच्चों? तो वर्षा और चक्रवात के, ठीक है। वर्षा और चक्रवात के देवता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से भी। अब हम पार्ट 3 में यहाँ पे महाजन काल के बारे में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है महाजन पद से कि राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के नीचे चिकित्सक थे? इनका नाम क्या था बच्चों? इनका नाम था जीविक। क्या नाम था? जीवक नाम था इनका, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सा जीवक रहते थे। कौन रहते थे? प्रसिद्ध चिकित्सा जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध हर्यक वंश के एक राजा था और वो बिम्बिसार का पुत्र था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 24 हो गया। अब बच्चों ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ सब जैन एवं बौद्ध धर्म से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जैन एवं बौद्ध धर्म से पढ़ेंगे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था बच्चों? यूपी ट्रिपल एसी पीटी का ये शिफ्ट 2 का पूछा गया 22 में क्वेश्चन है। तो सबसे मौलिक सिद्धांत क्या था बच्चों? जैन धर्म के महत्व सबसे मौलिक सिद्धांत था तो अहिंसा। क्या था बच्चों? अहिंसा था, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ चीज पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांत में सबसे मौलिक था। भगवान महावीर ने अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म, क्या बोला था? अहिंसा परमो धर्म। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और वो कब अपना घर त्याग दिए थे? तो 29 वर्ष के आयु में अपना क्या किए थे? ग्रह को त्याग दिए थे, ठीक है। और इनको कौन से नदी पे इनको ज्ञान के प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एसी पीटी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना
पहला उपदेश डैश में दिया था, कहाँ पे दिया था? तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्दा। ठीक है, क्या पूछता है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का ये क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का 2022 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था बच्चों? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? राजगीर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा अगर जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथ में कितने महाजनपदों के उल्लेख किया गया है? तो कितने? तो 16 महाजनपद है। चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिला हुआ है, किया गया है। बौद्ध ग्रंथ के अनुग्रत निकाय में जैन धर्म भागवती सूत्र और 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा 16 हो जाएगा, 16 पे लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो बच्चों कहाँ पे लिया गया था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्री परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल, कहाँ पे? उनके महापरिनिर्वाण स्थल में कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 के साथ में बच्चों। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? अभी हम लोग बात कर रहे थे कुशीनगर में, कहाँ पे? कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो महाबोधि मंदिर समूह हो जाएगा। लोअर द्वितीय एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। गौतम बुद्ध ने डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन के साथ आ गए हम लोग। उस स्थान का नाम बताना है आपको जहां बौद्धों को मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के साथ में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली में बौद्ध ग्रंथों का आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फ्लोर्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? नहीं है तो देखो यहाँ पे अधिम पिटक है, सूत पिटक है और विनय पिटक है, लेकिन आप लोग उपशाखा पिटक के बारे में कहीं सुने ही नहीं होगे, तो उपशाखा पिटक लगा देना। उपशाखा पिटक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ में। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्धों से। किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक यानी पालिक त्रिपिटक शब्द अर्थ होता है कि 3 पिटारी। इसका अर्थ क्या होता है कि 3 पिटारी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध समुदाय महायान, थेरवाद और ब्रजयान, मूल स्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है और ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया। अगर पूछा जाएगा तो कौन सी भाषा में लिखा गया? ध्यान देना, पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, और विभिन्न भाषाओं को अनुवादित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37 के साथ आ जाते हैं बच्चों। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, एक सेकेंड नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? तो बच्चों जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, तो इनको किस रूप में जाने लगा? तो इनको बुद्ध के रूप में जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया का एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है बच्चों? क्यों है? तो यहाँ कुछ हम नोट्स भी इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्यों है? तो देखो, क्योंकि बच्चों यहाँ गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्यों है? क्या पूछता है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे गौतम बुद्ध ने यहाँ क्या किया था? अपना ज्ञान को प्राप्त किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बच्चों? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में दी थी और उन्होंने हुई थी। और बोध गया ने अब अपने जो इन्होंने दिया था उपदेश बच्चों, वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है, इसको ऋषभ पंथन यानी मगधवाद भी दिया गया था, जिससे हम लोग बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति कहाँ किया था बच्चों? बोध गया में, जो बिहार में है। और इन्होंने सारनाथ में क्या दिया था? अपना पहला
उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बोध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ में क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों? क्या पूछता है कि बोधों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है इनके लिए? तो बच्चों ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्त इनको बोध गया से हुआ था, सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? अपना पहला उपदेश को दिया था। बस ये दो बात याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या पूछता है? मनुष्य जीवन को स्वातंत्र, दया और कैवल्य जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। क्या होता है? इच्छाओं पे विजय प्राप्त करना, ठीक है, अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? देखो बात वही पूछता है कि 24वां पूछे या फिर अंतिम पूछे, तो कौन से हो जाएंगे बच्चों? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, महावीर। क्या हो जाएंगे? महावीर हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 देख लेते हैं। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? 24वें तो हम लोग जान गए महावीर थे, लेकिन पहले कौन थे? पहले थे ऋषभ। कौन थे? ऋषभ थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं 44 के साथ में। जैन धर्म में 3 रत्न, जिसको त्रिरत्न बोला जाता है, उन्हें निवारण का मार्ग कहाँ जाता है बच्चों? पे क्या है? तो क्या है? तो इसको बोलते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। आप लोग त्रिरत्न के बारे में सुने होंगे, तो आप लोग कभी सुने उसका मार्ग क्या कहलाता है? इसको क्यों, क्या चीज, किस चीज के लिए इसको बोला जाता है? तो इसका मतलब होता है, त्रिरत्न का मतलब होता है बच्चों सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग तो आगे बौद्ध जैन के बारे में पढ़ ली, अब मौर्य एवं मौर्यवर्तन साम्राज्य के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति है जिनका नाम देवाना प्रिय प्रियदर्शी भी था? तो कौन से थे? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक है। किसको? मौर्य सम्राट अशोक को। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का ये क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 1 में 22 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। इसका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक नाम था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नगर पालिका प्रशासन एक ही विस्तृत प्राणी का स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य पे लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या पूछता है यहाँ पे कि कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो कौन सी? तो बच्चों चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के काल में हुई थी, चौथी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक बच्चों मेघास्थनीज। कौन? मेघास्थनीज। आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन। चरक संहिता संबंधित है, तो कौन? चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और विद्वान थे जो कनिष्क यानी कुषाण वंश के एक राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों के बारे में उल्लेख है, लिखा गया है। यह सांस्कृतिक भाषा में लिखित हुई है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते 51 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। किस पे निर्भर थी? तो कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी बच्चों। किस पे थी? कृषि अर्थव्यवस्था पे मौर्य अर्थव्यवस्था निर्भर थी, ठीक है, निर्भर थी, याद रखिए, कृषि अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते 52 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख बच्चों कौन सा है? तो 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तोशाली। कौन सी थी राजधानी? तोशाली हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों 54 के साथ में। देव नाम प्रिय नाम किसके लिए था बच्चों? ये नाम दिया गया था, अशोक लगा दीजिएगा। प्रिय प्रियदर्शी जो भी है अशोक हो जाएगा हमारे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम जो नदी था बच्चों, इनके बीच में तक्षशिला शहर स्थित है, ठीक है। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था, याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 13वें। कौन सा शिलालेख? 13वें शिलालेख, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अशोक का
तुर्मुख जो था स्तंभ, उस शीर्ष डैश में एक स्तंभ था। तो बच्चों याद रखिए कहाँ पे, सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में। ध्यान रखिए, अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए। चलिए 58 नंबर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा किसको, तो बच्चों समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कभी मत भूलिएगा, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। अभी मैं दिखाऊंगी कितने क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में पूछे गए, आपको खुद भी दिख रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने से ये सब छाप दी, ये सब एग्जाम में पूछे गए बच्चों क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अशोक के कौन सी शिलालेख में प्रायलिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है बच्चों, तो शाहबाज गढ़ी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सी है, तो ये स्तंभ हो जाएगी, ठीक है, स्तंभ में लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मेरी बच्चों तबीयत डाउन है, वरना मैं अच्छे से आपको थोड़ा मेरा वो नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा बस क्वेश्चन के साथ में। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो पूरे फुल माइंड के साथ लाएंगे। 61 पे बढ़ते हैं बच्चों की। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का साम्राज्य राजधानी नहीं है, यानी कि बच्चों इसमें से कौन सा अशोक का साम्राज्य राजधानी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कश्मीर है उनका, गुजर भी है, कर्नाटक भी है, लेकिन कामरूप आप लोग नहीं सुने होंगे बच्चों, तो कामरूप पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए। वृद्धि सांची स्तूप किस काल में संबंधित है, तो बच्चों ये मौर्य काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछेगा बच्चों 3री शताब्दी में लगा दीजिएगा, कौन से शताब्दी में हुआ था, तो 3री याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 के साथ में। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे बच्चों, योग दर्शन पूछ दिया, आंसर कर लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महर्षि पतंजलि थे योग दर्शन के, कौन से, महर्षि पतंजलि थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लोग देखिए क्या पूछता है कि दिए गए जानकारी राजवंश को पहचान कर, यानी कि कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया बच्चों, उसको पहचान करना है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी के पहले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमोक्रिटस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भद्र था और पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था, एक किसका है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, शुंग राजवंश का। किसका, शुंग राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, ये थे पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कनिष्क प्रथम शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, तो चरक। कितने बार मैं बोलूं, इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, चरक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या पूछता है। कुषाण मुल्लक कहाँ निवास करते थे, ये निवास करते चीनी तुर्किस्तान में। कहाँ पे, चीनी तुर्किस्तान में ये क्या करते थे बच्चों, निवास करते थे कुषाण मुल्लक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अब हमारा गुप्त एवं गुप्तोर साम्राज्य से क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्या आता है इससे बच्चों की, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था, तो बच्चों कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, तो कौन सी थी, तो बच्चों ध्यान रखिए कन्नौज हो जाएगी, ठीक है, कन्नौज पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूपी ट्रिपल एसी पीटी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो बच्चों ये समुद्रगुप्त के थे, ठीक है, समुद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। 72 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। विक्रम संवत प्राप्त हुआ तो बच्चों कब, तो यहाँ पे कर लीजिएगा 57 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 73 में। खगोलीविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, तो ये विक्रमादित्य, विक्रमादित्य लगा दीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, तो कौन कौन सा था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दिमाग में फिट कर लो। पहला पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फिर से बोलना, रिपीट करके कमेंट बॉक्स में, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 75 के साथ में। वो स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ये स्थल का नाम है प्रयागराज। क्या था? प्रयाग। बच्चों ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था बच्चों? कन्नौज से पूर्व बोल रहा है। एक और इससे क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। पहले तो यहाँ पे थानेश्वर लगा दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछता है? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ये थानेश्वर का शासक था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देना कि गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल में बच्चों प्रसिद्ध महिला जो शासक थी वो कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता। कौन? प्रभावती गुप्ता लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग राजपूत राजवंश से कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 78 से क्या पूछता है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पे किसका शासन था बच्चों? याद रखिएगा, तोमर वंश का, ठीक है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था बच्चों? तोमर वंश का शासन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनग्लव प्रांत दिल्ली तोमर वंश के संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। 29 में क्या पूछता है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो बच्चों ये मारा गया था चंदवार में, और कब मारा गया था? 1194 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया किस वंश ने? राजपूत ने। राजपूत वंश नहीं किया था बच्चों दक्षिण भारत पे शासन, ठीक है। कौन नहीं किए थे? राजपूत वंश ने बच्चों दक्षिण भारत पे शासन नहीं किए थे, इतना याद रखिएगा। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि पाल वंश से है बच्चों। पाल वंश के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। पाल साम्राज्य का भारत के किस हिस्से से संबंधित है बच्चों? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ये संबंधित है पूर्वी हिस्से से। किससे बच्चों? पूर्वी हिस्से से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो बच्चों गोपाल। क्या नाम था? गोपाल नाम था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। वो एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। कितने? 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था, याद रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन 2-3 ही पूछा जाएगा वैसे, तो इससे हम लोग ध्यान देंगे नहीं उतना। अब हम लोग आते हैं बच्चों 9 नंबर टॉपिक से, जो दक्षिण भारतीय राजवंश यानी कि चोल चालुक्य पल्लव संगम से क्वेश्चन देखेंगे। 85 पे देखिए क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था बच्चों? नहीं बनाया गया, ध्यान रखिए, गोंडेश्वर मंदिर और चित्रार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे यूपी SSSC 1 रक्षक, और डेट इसका कितना है? 2022 का ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी बच्चों, कौन सी भाषा थी? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम भाषा लगा देना। चलिए बच्चों आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन के साथ में। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो बच्चों इनका नाम था राजेंद्र प्रथम। कौन कराए थे? राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कौन सी साहित्य संग्रह साहित्य के रूप में प्रसिद्ध थी? ये प्रसिद्ध थी तमिल साहित्य में। कौन सी? तमिल साहित्य में, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के साथ में। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में धान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था बच्चों? इसको कहते थे पल्ली छलांदम, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि हमारा प्राचीन कालीन साहित्य और साहित्यकार से क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एंशियंट लिटरेचर एंड ऑथर के बारे में, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया? तो बच्चों लीलावती जो लिखा गया था वो गणित विषय पर लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 89 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मालिको गिन मित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो बच्चों इनका नाम था कालिदास। किसने लिखी थी? कालिदास, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुस्तक है और लेखक है, इनको ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तो बच्चों अभिज्ञान शकुंतलम जो किताब था इनके लेखक थे कालिदास, ठीक है, कालिदास याद रखिएगा। चलिए यहाँ भी कुछ पुस्तकें लिखे गए, इनका नाम लिखा गया, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन थे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखो जो कादम्बरी के लेखक थे बच्चों इनका नाम था बाण, ठीक है, बाण भट्ट लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन के साथ में। विशाखा द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस जो था बच्चों वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
मेघासन जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका में लिखी थी, वह मूल रूप से किस देश का था? मतलब कि यहाँ पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि मेघासनिस जो था वो किस देश का था? वो ग्रीस का था। कहाँ का था? ग्रीस का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर लीजिएगा। मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा जाना आया तो देखा जाना जो भी किया हो उसका वर्णन क्या किया उसने इंडिका पुस्तक में लिख दिया। इंडिका नामक पुस्तक था उसका मेघासनीज का, उसमें सब भारत के बारे में लिख दिया। ठीक है। और मेघासनीज यूनान ग्रीस का निवासी था। तो शुल्कुश के राजदूत बनकर ये आया था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। प्राचीन काल स्थापत्य कला और चित्रकला संगीत कला के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों, यानी एंशियंट आर्किटेक्चर पेंटिंग म्यूजिक के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 94 से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? हम्पी में स्थित है। कहाँ पे है? हम्पी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 95 देख लेते बच्चों। खजूरोहार समूह प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में है बच्चों, ध्यान रखना। चलिए 96 में आ जाते हैं। डैश मंदिर एलोरा मंदिर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है बच्चों। कैलाश 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 याद रखिएगा। चलिए 97 पे आ जाते हैं। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पे पहुंचा? तो बच्चों ये कब पहुंचा था? कुषाण काल में। कब? किसके काल में? कुषाण काल में, ध्यान रखना। 98 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो बच्चों ये मिलती है भीम बटका में। कहाँ पे? भीम बटका में मिलती है। भीम बेटका, भीम बेटका बच्चों, भीम बेटका लगा देना, भीम बेटका भीम बेटका भीम बेटका याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा है निम्नलिखित में से किस जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बच्चों ये सोनभद्र में है। सोनभद्र याद रखिएगा। यूपी सोनभद्र से को जो वीडियो देख रहे होंगे मुझे बताइएगा। तो ये हमारा सेट 2 का यानी कि बी का मध्यकालीन इतिहास से मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे बच्चों आता है हमारा ये कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे, यानी हार गए थे बच्चों। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, 1191 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ में। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? इसका नाम क्या था बच्चों? तो मोहम्मद बिन कासिम लगा दीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 3। यहाँ क्या पूछता है? नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो बच्चों 1200 ईस्वी में यह नष्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछता है कि दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से राजवंश में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, यानी कि सबसे कम समय तक शासन किया था? तो बच्चों खिजली ने। किसने? खिजली ने किया था, खिजली राजवंश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान बच्चों कौन था? तो कुतुब उद्दीन ऐबक इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुतुब उद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? बच्चों ये गुलाम वंश का संस्थापक था, ध्यान रखिए। ठीक है, गुलाम वंश लगा दीजिए, गुलाम वंश पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी बच्चों? बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी लो और रक्त की नीति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किसके शासन काल में बच्चों इब्न बतूता भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता बच्चों भारत आया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? भारत पर बच्चों तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखने वाला वो शासक कौन था बच्चों? तो गयासुद्दीन तुगलक इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? समय पीरियड इनका क्या था बच्चों? आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा 8। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक इनका समय काल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ आपको ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। ग्रीस खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ये संबंधित था बच्चों शायद वंश। ठीक है, किससे संबंध था इसका? शायद वंश से संबंधित था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या पूछते हैं? भारत में सिकंदर लोदी का शासन काल कब से कब तक था? सिकंदर लोदी का बच्चों, तो आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। विजयनगर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
विजयनगर के प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर का शासक को कहा जाता था बच्चों। याद रखिएगा, नरपति, क्या कहते थे, नरपति कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर के प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को और नरपति लोगों को स्वामी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करने वाले का नाम था वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह इनका नाम था। तुलु वंश जो 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना, इनका जब टाइम पीरियड आप लोग देख लो, इसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने किया था। किनके पुत्र ने? नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बालापहार संज्ञा दी गई है। ठीक है, तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। कितना राजवंश था बच्चों? तीसरा राजवंश था। तुलु वंश 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया था, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और भी कुछ इससे जानते हैं हम लोग। देखो, विजयनगर साम्राज्य में 1336 से 1646 मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों भाई थे, दोनों नामक एक दोनों ये भाई थे बच्चों। ठीक है, इस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी, जिनका नाम हरिहर और बुक्का था। आगे बढ़ते इसका आएगा यहाँ पे क्वेश्चन। विजयनगर राज्य की किस नदी किनारे स्थित है बच्चों? ये है तुंगभद्र नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है विजयनगर साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों यहाँ पे देखिए हरिहर राय। चलिए ये तो थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, हरिहर एवं बुक्का, जो मैंने बताया आपको कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी यानी कि हस्तिनावती है। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं ने क्या किया, शासन किया था? पहला कौन सा था? संगम वंश था। दूसरा सालू वंश। तीसरा तुलु वंश। चौथा अराविडु वंश। और संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। यह एक हिंदू राजवंश था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, सिख धर्म और भक्ति आंदोलन से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछता है कि मध्य युगनिक भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाहकारों में से कौन था? बच्चों इनका नाम तो शंकराचार्य। शंकराचार्य याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का प्रमाणित किया गया तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो बच्चों गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ में। वर्ष डैश में गुरु गोविंद सिंह ने वैशाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों के सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खलास यानी अथवा पवित्र की नींव रखी थी। बच्चों कब? देखो ये ऑप्शन गलत दिया गया है। एक्चुअली इसका जो समय था बच्चों, इस 699 लगा दीजिएगा, यानी कि 1699। ठीक है, 1699 ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया, बट आपका आता है तो आप लोग 1699 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो 10वें पूछे आखिरी पूछे बात सेम है, तो ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे बच्चों। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे। और हम जान जाते हैं बच्चों कि सिख धर्म के 10 गुरु हुए करते थे, जिनके नाम कौन से थे और इनका स्थान हम कैसे कैसे इनको लिखेंगे वैसे बता देते हैं। ठीक है, तो पहले थे बच्चों गुरु नानक देव जी, दूसरे से अंगद, तीसरे थे अमरदास, चौथे थे रामदास, पांचवें थे अर्जुन देव, चौथे थे हर गोबिंद सिंह, सातवें हर राय और आठवें हर किशन, और जो 9वें थे वो तेग बहादुर थे, और 10वें और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अर्थ स्पष्ट है कि सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और अंतिम गुरु भी थे और 10वें गुरु भी थे। जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग गुरु गोविंद सिंह में लगा दीजिएगा 10वें में। और अगर पूछा है मतलब पूछ दे बच्चों क्वेश्चन की प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन, तृतीय कौन थे, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 24 के साथ में बच्चों। लंगर का परंपरा किसने आरंभ किया था बच्चों? तो गुरु नानक देव जी ने आरंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था बच्चों? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या पूछता है यहाँ पे कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें जो गुरु अर्जुन देव जी थे उनको मार दिया गया? तो बच्चों जहांगीर के आदेश पे मारा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोलता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी आपको बताना है कि स्टेटमेंट है और कुछ दिया गया है, तो आप पढ़ लेते हैं पहले कि 1333 तो इबन बतूता भारत आया, तो बच्चों आप लोग सर्च करना इबन बतूता कब भारत आया था। 1333 में आया था, ये करेक्ट है, तो ये तो गलत है नहीं। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, 1506 बहुत आगे चला गया। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1459 में हुआ था। कब हुआ था? नहीं सॉरी, 1469 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? गुरु नानक देव जी का 1469 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहीं से गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आपको क्या बताया गया कि 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, लेकिन नहीं, इनका गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था बच्चों 1469 में। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बी वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बीजक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बीजक पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों? इनका नाम था कबीर दास। कबीर दास जी थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ कुछ रचनाएं और पुस्तक है, लेखक का नाम है और रचनाएं हैं, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, ताकि इससे कुछ भी क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना हो। अब मुगल काल, मुगल पीरियड के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या पूछता है यहाँ पे कि संगमरमर पर पितृता डयूरा चित्त यानी कि पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो बच्चों ये था शाहजहां के पीरियड टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जजिया या फिर जो जो जजिया होता है बच्चों, जजिया फिर लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, यानी कि टैक्स, जो जजिया टैक्स लगता था बच्चों, इनका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था इसका? औरंगजेब नाम था। आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन के साथ में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत निम्नलिखित में से किसका शासन था? किसका शासन था बच्चों? तो ये था मुगल सम्राट का शासन था उस टाइम पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अकबर की फसल सफल भू राजस्व प्राणी का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो बच्चों राजा टोडरमल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के साथ में। क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों का सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो पहला क्या दिया गया? पानीपत की पहली लड़ाई। तो बच्चों पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये तो करेक्ट हो जाएगा। और जीता कौन था? इस युद्ध को जीता था बाबर ने, तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देख लो, पानीपत की दूसरी लड़ाई का दिया गया टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में। क्या पानीपत का दूसरा लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ था? बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जो पानीपत का दूसरी लड़ाई थी बच्चे, वो अकबर मतलब कि अकबर का सेना और हेमू के बीच में हुआ था। किसके में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जहां अकबर की सेना का जीत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन जीता था? तो यहाँ पे अकबर का सेना जो विजय हुआ था, ये तो हल्दी घाटी की युद्ध में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको चुनना था कौन सा सही नहीं है। तो पानीपत की बच्चों दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ये अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुई थी, यानी कि टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुई थी। और पानीपत का जो दूसरा लड़ाई था बच्चों, उसमें कौन जीता था? उसमें अकबर जीता था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं बच्चों और 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ये 1526 में लड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बच्चों अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के वास्तविक नाम क्या था बच्चों? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था बच्चों, क्या नाम था इसका? ये फरीद नाम था इसका। ठीक है, फरीद याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकाल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो बच्चों किसकी? इनका नाम था हुमायूं का मृत्यु ऐसे हुआ था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बच्चों 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? अकबर 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 लगा देना। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? तो कोतवाल बच्चों जो कोतवाल हुआ करते थे उनकी सही भूमिका क्या थी? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कोतवाल का सही बच्चा भूमिका क्या थी? तो कानून व्यवस्था को सही से बनाए रखना, ढंग से बनाए रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट मकबरा है? आप लोग घूमे हो तो बताना मुझे। शेरशाह सूरी का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपने आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? तो बाबरनामा। बाबरनामा, बाबर से बाबरनामा याद रखना, ये ट्रिक भी हो सकता है। चलिए 44 पे आता है बच्चों। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? इनका समय पीरियड क्या था? तो बच्चों हो जाएगा 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक बाबा ये जो जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है,
जहांगीर का शासनकाल कब से था बच्चों? 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, चलिए कुछ इनके बारे में जान जाते हैं कि भारत में जहांगीर का शासनकाल वर्ष 1605 से लेके 27 तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, किसका? जहांगीर का शासनकाल। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में बिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या पूछता है कि वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी? तो बच्चों रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो रंगून याद रखिएगा। देखो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। कहां से? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था इनको। उसे हडसन ने रंगून निवासित कर दिया, जहां पे 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, उनका टाइम भी कब उनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो बच्चों जहांदार शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो बच्चों शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने करवाई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो कवि रहीम खान, रवि रहीम खान, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, औरंगजेब डैश का पुत्र था? तो औरंगजेब के पिता कौन थे बच्चों? औरंगजेब के पिता शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां थे। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पानीपत के द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था बच्चों? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था बच्चों? टच भी नहीं करता था। औरंगजेब शराब को नहीं टच करता था, छूता भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? बच्चों शाह आलम ने। किसने? शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बच्चों कौन था? तो बेरम खान। कौन था? बेरम खान, लगा दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की दुर्घटना से आश्की मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो बच्चों कालानौर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपये मुद्रित हुआ था? तो बच्चों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले से मिला था? तो बच्चों ये अजमेर किले से मिला था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने भूमि मापांकन का व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो बच्चों किसने किया? शेरशाह ने। शेरशाह, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्या पूछता है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना की थी? तो किसने? तो बच्चों बादायूनी ने। किसने? बदायूनी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बच्चों अनएजुकेटेड था। अकबर अनएजुकेटेड था बच्चों, अनपढ़ था अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था बच्चों? तो उस टाइम कहते थे कोतवाल। क्या कहते थे? कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत गोतवा मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह का एक समझौता किया था? तो बच्चों जहांगीर पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये अकबर। अकबर अकबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, और ये मध्यकालीन स्थापत्य यानी कि चित्रकला से बच्चों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद किसके दरबार में बनाया गया था बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन के साथ में, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ताजमहल के सुलेखन कैलियोग्राफर डैश ने 1848 ईस्वी में इसकी रचना का पूरा किया था? तो बच्चों किसने? तो अमानत खान सिराजी ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों में बिना जंग लगे खड़ा है, वो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित था? तो बच्चों कुतुब मीनार परिसर, लगा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ पे 68 आ गया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस नाम से मुगल शासक के सहयोगी थे? ये हुमायूं नाम से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डी वाला हुमायूं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा? अकबर के द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाजा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पंचमहल किस में स्थित है बच्चों? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सही नहीं है? नहीं है बच्चों, ध्यान रखिए,
तो बड़ा इमामबाड़ा तो लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला है वो दिल्ली में है। लेकिन बच्चों हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है? बिल्कुल नहीं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है, इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, इलाहाबाद में नहीं है। ये गलत हो जाएगा हमारा, तो आंसर तो हमारा यही सही होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना एक मीनार है, इनमें से कौन सा राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो बच्चों नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा। तो इनमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, क्योंकि फिरोज शाह ने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, लेकिन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी में लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 78 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अमीर खुसरो, जिन्हें ख्वावाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, इसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो बच्चों कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक का लेखक नहीं था? बच्चों नहीं था पूछ रहा है, तो अब्बास खान सरवानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, टाइम बहुत हमारा हो चुका है इन वीडियो से। आइन अकबरी अब किसने लिखा था बच्चों? तो आइन अकबरी जो लिखा था उनका नाम क्या था? तो अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड यानी कि अध्याय कौन सा है बच्चों? तो सबसे बड़ा हो जाएगा बालकांड। ठीक है, बालकांड लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर ने लिखा है, जो शाहजहांनामा है वो मोहम्मद तारिर ने लिखा है बच्चों, ताहिर ने लिखा है। हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा है? नहीं, तुजुक जो जहांगीरी वो जहांगीर ने लिखा था। बच्चों हुमायूंनामा किसने लिखा है? देखो यहाँ पे बाबरनामा बाबर ने लिखा है, शाहजहांनामा जो मोहम्मद तारिर इनायत खान इनका नाम है। हुमायूंनामा बच्चों हुमायूं ने थोड़ी लिखा है, हुमायूंनामा जो लिखा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हुमायूंनामा में हुमायूं नहीं लिखा था, ये गलत हो जाएगा। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे बच्चों? तो गुलबदन बेगम थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक बच्चों तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, जियासुद्दीन बंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अकबर ने अपने दरबारी संगीत तक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो बच्चों किससे किया था? तो मियां तानसेन को, तानसेन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारे कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 82 था। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था बच्चों कासगंज में इनका जन्म हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछता है? किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि अवतार माना जाता है? बच्चों किसको माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है, तो बच्चों 84 तक ये क्वेश्चन हमारे सेट 2 का आखिरी क्वेश्चन था। अब अगले सेट 3 में हम हिस्ट्री के 1 से लेके 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज कंप्लीट करना चाहते हो बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने आपके लिए सच में बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो प्लीज मुझे एक लाइक जरूर कर देना। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।